अफगानिस्तान में लगातार जारी हिंसा के बीच संयुक्त राष्ट्र ने आतंकी हमलों के दौरान बच्चों की मौत पर चिंता जाहिर की है। संयुक्त राष्ट्र की तरफ से जारी एक बयान में बताया गया है कि बीते 72 घंटों से हिंसा बढ़ने से कम 27 बच्चों की मौत हुई है और करीब 136 घायल हुए हैं। साथ ही बच्चों के खिलाफ हिंसा के गंभीर मामलों पर संयुक्त राष्ट्र ने विरोध भी दर्ज कराया है। अमेरिका के शीर्ष संक्रामक रोग विशेषज्ञ और कोविड-19 रणनीति पर सरकार के सलाहकार डॉक्टर एंथोनी फॉसी ने एक चेतावनी जारी की है, जिसमें कहा गया है कि देश में कोविड-19 मामले दोगुने हो सकते हैं और कोरोना का डेल्टा से भी खतरनाक वेरिएंट जन्म ले सकता है। उन्होंने कहा कि यदि अमेरिका में कोरोना वायरस के मामलों में उछाल सर्दियों तक भी जारी रहता है तो देश को वायरस के और भी अधिक घातक तनाव का सामना करना पड़ेगा, जो मौजूदा कोरोना वायरस वैक्सीन से भी बच सकता है। पेगासस जासूसी विवादों के घेरे में रक्षा मंत्रालय ने स्पाईवेयर बेचने वाले एनएसओ समूह के साथ किसी भी तरह के लेन देन से इनकार किया है। एनएसओ समूह एक इजरायली निगरानी सॉफ्टवेयर बनाने वाली कंपनी है, जिस पर लगातार आरोप लगाए जा रहे हैं कि वो अपने पेगासस सॉफ्टवेयर के जरिए विभिन्न देशों में लोगों के फोन की निगरानी करने में लगी हुई है। इन देशों में भारत भी शामिल है। राज्यसभा में इस मामले पर पूछे गए सवाल का जवाब देते हुए रक्षा राज्य मंत्री अजय भट्ट ने कहा कि रक्षा मंत्रालय का एनएसओ तकनीक समूह के साथ किसी तरह का कोई लेन देन नहीं हुआ है। विपक्षी दल जासूसी के मामले में लगातार केंद्र सरकार पर निशाना साध रहे हैं और 19 जुलाई से शुरू हुए संसद के मानसून सत्र की प्रक्रिया में अवरोध बनाए हुए हैं। जम्मू कश्मीर में आतंकियों ने एक बार फिर से एक आतंकी हमले को अंजाम दिया है। आतंकियों ने भारतीय जनता पार्टी के एक नेता और उनकी पत्नी को गोलियों से भून दिया। आतंकियों की गोली से छलनी हुए पति पत्नी को आनन फानन में अस्पताल के लिए ले जा रहे थे, लेकिन रास्ते में ही दोनों ने दम तोड़ दिया था। दक्षिण कश्मीर में अनंतनाग जिले में हुए इस आतंकी हमले में बीजेपी नेता अपनी पत्नी सहित शहीद हो गए। आपको बता दें कि आतंकियों ने इस आतंकी हमले की घटना को लाल चौक पर अंजाम दिया। स्वतंत्रता दिवस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लाल किले पर झंडा फहराने से जो व्यक्ति रोकेगा उसे 10 लाख अमेरिकी डॉलर यानी कि 7 करोड़ 45 लाख रुपए दिए जाएंगे। खालिस्तान की आवाज बुलंद करने वाले संगठन सिख फॉर जस्टिस के जनरल सेक्रेटरी गुरपतवंत सिंह पन्नू ने एक ऑडियो रिकॉर्ड जारी कर यह घोषणा की है। टोक्यो ओलंपिक खत्म हो चुका है, जिसमें भारत ने गोल्ड सहित कुल 7 मेडल हासिल किए हैं। खिलाड़ियों की सफलता से पूरा देश उत्साहित है, तो वहीं चीन ने यहां भी अपनी हरकतें दिखा दी और भारत के इस कामयाबी पर तंज कसा है। चीन की सरकारी समाचार एजेंसी शिन्हुआ ने तंज कसते हुए लिखा कि दुनिया की दूसरे सबसे बड़ी आबादी वाली देश भारत का टोक्यो ओलंपिक में अभियान सिर्फ एक स्वर्ण पदक के साथ खत्म हो गया। भारत को एक स्वर्ण पदक मिला है। शिन्हुआ ने लिखा कि भारत में जब कोई मेडल जीतता है तो बहस तेज हो जाती है, लेकिन फिर हर कोई शांत हो जाता है। गणतंत्र दिवस 2022 के अवसर पर घोषित किए जाने वाले पद्म पुरस्कारों के लिए ऑनलाइन नामांकन शुरू हो गए हैं। इसके लिए नामांकन की अंतिम तिथि 15 सितंबर 2021 है। गृह मंत्रालय के अनुसार सरकार पद्म पुरस्कारों को जन पद्म के रूप में तब्दील करने के लिए प्रतिबद्ध है। सभी नागरिकों से अनुरोध है कि स्व नामांकन सहित नामांकन करें। उन प्रतिभाशाली व्यक्तियों की पहचान करने के लिए ठोस प्रयास किए जा सकते हैं जिनकी उत्कृष्टता और उपलब्धियां वास्तव में महिलाओं, समाज के कमजोर वर्गों, अनुसूचित जातियों एवं अनुसूचित जनजातियों, दिव्यांग व्यक्तियों के बीच सराहे जाने के योग्य हैं और जो निस्वार्थ भाव से समाज की सेवा कर रहे हैं। भारत को लल नीना इफेक्ट का सामना करना पड़ेगा। जलवायु परिवर्तन की वजह से भारत को लू और बाढ़ के खतरों से रूबरू होना पड़ेगा। जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र द्वारा नियुक्त अंतर सरकारी समिति की 6ठी मूल्यांकन रिपोर्ट क्लाइमेट चेंज 2021 द फिजिकल साइंस बेसिस में ये बात कही गई है, लेकिन इससे पहले देश के लोगों को भारी बारिश और कड़ाके की सर्दी का सितम भी झेलना पड़ेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मंगलवार की दोपहर 12:30 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए उज्ज्वल योजना 2.0 की शुरुआत की। मोदी सरकार ने आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए रसोई गैस की इस सुविधा की शुरुआत की है। कार्यक्रम के दौरान पीएम मोदी ने उज्ज्वला योजना के लाभार्थियों से बात की और देश को संबोधित भी किया। उज्ज्वला योजना के तहत महिलाओं को मुफ्त गैस सिलेंडर कनेक्शन दिया जाता है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता कपिल सिब्बल के आवास पर सोमवार की रात कई विपक्षी दलों के नेताओं की बैठक हुई। इस बैठक में सपा, टीएमसी समेत कई दलों के नेता शामिल हुए। इस बैठक में भाजपा और नरेंद्र मोदी सरकार के खिलाफ आखिर क्यों एकजुट होने की जरूरत है, इस पर चर्चा की गई। विपक्षी दलों की बैठक के दौरान ये तय किया गया कि उत्तर प्रदेश के आगामी विधानसभा चुनाव से इसकी शुरुआत होनी चाहिए।
जहां जीत विपक्ष को एक नया धार दे सकता है, जिसकी सबसे अधिक जरूरत है। इस बैठक में नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी के नेता शरद पवार, राष्ट्रीय जनता दल के नेता लालू प्रसाद यादव, समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव, सीपीआई-एम के सीताराम येचुरी, सीपीआई के डी राजा, नेशनल कॉन्फ्रेंस के उमर अब्दुल्ला, शिवसेना के संजय राउत, बीजू जनता दल की पिनाकी मिश्रा, तृणमूल कांग्रेस के डेरेक ओब्रायन, डीएमके तिरुचि सिवा के साथ अकाली दल के नरेश गुजराल और कई बड़ी राजनीतिक हस्तियों ने हिस्सा लिया। आज के लिए बस इतना ही। देश विदेश की कुछ खास खबरों के साथ फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।